अस्सलाम वालेकुम। आज से हम जे.एंड.के सीएसआर यानी जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज रेगुलेशंस को स्टार्ट करेंगे। तो एज पर द सिलेबस उसमें चैप्टर 1 में हमें टॉपिक दिया है एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन यानी जेके सीएसआर किस हद तक अप्लाई होता है किन पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पे जम्मू एंड कश्मीर के। और चैप्टर 2 के अंदर हमें डेफिनेशंस दी गई है। तो आज हम कोशिश करेंगे कुछ डेफिनेशंस को यहाँ पे कंप्लीट करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन में हम देखेंगे पहले कि जेके सीएसआर जो है ये कब वजूद में आया। जेके सीएसआर जो है ये 1956 से एग्जिस्टेंस में है और उसके बाद से इसमें काफी सारी एडिशंस मॉडिफिकेशंस और डिलीशंस आज तक होती आई है। जेके सीएसआर जो है ये हमें कंडीशंस दिखाता है यानी कि ये अप्लाई होता है कहाँ पे, सैलरीज, लीव्स, सर्विसेज इन द डिपार्टमेंट, पेंशन, ट्रैवलिंग अलाउंसेस एंड अदर अलाउंसेस को कैसे हम अर्न करें एक सिविल डिपार्टमेंट में और किस तरीके से ये सब चीजें कैलकुलेट होती है, उन कंडीशंस को भी जेके सीएसआर जो है हमें डिफाइन करता है। सीएसआर जो है ये हमें दिखाता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और इनडायरेक्टली हमें ये रिक्रूटमेंट और प्रमोशन के बारे में भी कुछ बताता है। मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि मैंने इनडायरेक्टली वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि हमें पता है कि रिक्रूटमेंट और प्रमोशन की सारी रूलिंग्स हम सीसीए रूल्स के अंडर पढ़ते हैं, लेकिन जेके सीएसआर में भी हमें कुछ हद तक इसके बारे में कहा गया है। यानी कि हम जेके सीएसआर की एप्लीकेबिलिटी कहाँ देखते हैं, हम देखते हैं उसकी एप्लीकेबिलिटी अर्निंग एंड कैलकुलेशन ऑफ सैलरीज, लीव्स, सर्विस, पेंशन, ट्रैवलिंग अलाउंसेस एंड अदर अलाउंसेस में। ठीक है, और इसकी एप्लीकेबिलिटी हम ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जगह भी देखते हैं और इसकी एप्लीकेबिलिटी हम रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन में भी इनडायरेक्टली देखते हैं। ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन आता है कि आप जी एक्सटेंट हमें बताइए जो भी जेके सीएसआर इज एप्लीकेबल। इन कोर्स ऑफ टाइम कुछ रूलिंग्स जो है वो सीएसआर में ऐड हुई है फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस और कुछ रूलिंग्स जो है वो डिलीट हुई है या मॉडिफाई हुई है क्योंकि वक्त के साथ उन्होंने अपनी वैलिडिटी खो दी थी। गवर्नमेंट जो है वो ये राइट रिजर्व करती है यानी गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि वो किसी भी रूलिंग को चेंज करे, किसी भी रूलिंग को कैंसिल करे। गवर्नमेंट के पास ये राइट भी है कि अगर किसी जगह किसी एम्प्लॉय पे कोई रूलिंग जेके सीएसआर की हार्शली अप्लाई हो रही है या अनफेयरली अप्लाई हो रही है तो वो वहां पे रूलिंग्स में कंसेशन यानी रिलैक्सेशन दे। तो ये राइट सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जो है अपने पास रखती है। गवर्नमेंट के पास ये राइट भी है कि अगर किसी रूलिंग का मतलब अच्छे से समझ में नहीं आ रहा हो या कोई डिस्प्यूट हो रहा हो किसी रूलिंग को लेकर के या कोई डाउट जो है वो लग रहा हो तो गवर्नमेंट जो है उसके पास ये राइट है कि वो उस रूलिंग की मीनिंग को इंटरप्रेट करे यानी एक्सप्लेन करे। अब हमें क्वेश्चन हमें यहाँ पे आता है देखने को कभी पेपर्स में कि क्लेम्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर प्रोविजंस ऑफ सीएसआर। ये वही बात हुई कि किस हद तक सीएसआर के प्रोविजंस जो है वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे अप्लाई होते हैं या एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या क्या क्लेम्स कर सकता है सीएसआर के प्रोविजंस के अंडर। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया सीएसआर के अंडर क्या क्या क्लेम्स है गवर्नमेंट के हैं, एम्प्लॉय के हैं, सॉरी गवर्नमेंट सर्वेंट के क्या क्या क्लेम्स है सीएसआर के अंडर यानी कि किस हद तक वो अप्लाई होता है गवर्नमेंट सर्वेंट पे। वो यूं है, वेज पे यानी सैलरीज पे जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, वेज इन द फॉर्म ऑफ पे एंड अलाउंसेस उस पीरियड की जिस पीरियड में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने वर्क किया हो और किस तरीके से ये वेज उसको पे की जाएंगी एज पर द रूल्स जो कि उस पीरियड ऑफ टाइम में चल रहे होंगे। यानी कि वो रूल्स जो कि उस पीरियड ऑफ टाइम में जिस पीरियड में हम एक गवर्नमेंट सर्वेंट एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को वेजेस दे रहे हैं उनके हिसाब से किस तरीके से हम वेजेस दें और किस तरीके से उन वेजेस को हम कैलकुलेट करें एक गवर्नमेंट सर्वेंट के हक में। ठीक है, एज पर द रूल्स, ये वही रूल्स है, कौन से सीएसआर के ही रूल्स है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कभी कभार मॉडिफाई होते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि रूल्स जो कि सीएसआर के एनफोर्सेबल होंगे उस टाइम में। ठीक है, उसके बाद किस तरीके से लीव्स को अर्न करेगा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय और किस तरीके से वो लीव्स उसे दी जाएंगी। ठीक है, एज पर द सीएसआर रूल्स इन वोग या एज पर द लीव रूल्स इन वोग। ठीक, पेंशन किस तरीके से दिया जाएगा एज पर द रूल्स इन वोग, किसको एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो कि एलिजिबल हम उसे मानेंगे एज पर द रूल्स उस टाइम के। यानी कि एक एलिजिबल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को किस तरीके से पेंशन जो है वो दिया जाए या पेंशन उसका किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए वो हमें जो है सीएसआर के अंदर मिलता है। ट्रैवलिंग अलाउंसेस और बाकी सारे अलाउंसेस किस तरीके से कैलकुलेट होते हैं, किस तरीके से दिए जाते हैं एज पर द रूल्स इन वोग, वो भी हमें देखने को मिलता है किसके अंडर, सीएसआर के अंडर। यानी कि ये सारी क्लेम्स है गवर्नमेंट सर्वेंट की सीएसआर के अंडर। अब जैसे मैंने आपको बताया चैप्टर सेकंड में हमें डेफिनेशंस आती है तो हम कुछ डेफिनेशंस को आज के लेक्चर में पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम बाकी सारी डेफिनेशंस को कवर अप करेंगे। पहली डेफिनेशन जो है एज पर सीएसआर वो है एब्सेंटी। एब्सेंटी कौन होता है, कोई भी ऑफिसर या ऑफिशियल जो कि अपनी अपॉइंटमेंट से यानी कि उस पोस्ट से जिसपे उसकी लीन होगी, लीन मतलब परमानेंट अपॉइंटमेंट होगी उस पोस्ट के अगेंस्ट जिसपे वो काम कर रहा हो। आगे भी हम इंशाल्लाह लीन को बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको ऐसे बता दूं लीन होती है सबस्टेंटिव पोस्ट। ठीक है, एक गवर्नमेंट का सबस्टेंटिव पोस्ट क्या है, परमानेंट पोस्ट क्या है जिसके अगेंस्ट वो पे ड्रॉ कर रहा है, वो हो गई उसकी लीन। तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर अपनी लीन पोस्ट से एब्सेंट है किस वजह से, लीव की वजह से, डिप्यूटेशन की वजह से, स्पेशल ड्यूटी की वजह से या सस्पेंशन की वजह से या ट्रांसफर की वजह से, अगर वो ज्वाइनिंग टाइम ले रहा है उस वजह से, अगर वो अपनी सबस्टेंटिव लीन से अपनी अपॉइंटमेंट वाली पोस्ट से एब्सेंट है तो इन सब वजूहात की बिना पे उसे जो है एब्सेंटी का नाम दिया जाएगा, एब्सेंटी। ठीक, यानी फिर से मैं बताती हूँ, अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो अपनी सबस्टेंटिव अपॉइंटमेंट से गैर हाजिर है, क्यों गैर हाजिर है, लीव की वजह से, डिप्यूटेशन की वजह से या स्पेशल ड्यूटी की वजह से या ज्वाइनिंग टाइम वो ले रहा हो,
हो, ठीक है, तो उसे हम जो है एब्सेंटी का नाम देते हैं। एक्टिव सर्विस मींस जो भी टाइम हम स्पेंड करेंगे, हम मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी टाइम स्पेंड करेगा अपनी ड्यूटी पे इंक्लूडिंग अर्न लीव या बाकी सारी लीव्स पे, उसे हम कहेंगे एक्टिव सर्विस। अप्रेंटिसी अप्रेंटिसी वो बंदा होता है जिसे गवर्नमेंट जो है वो ट्रेनिंग देती है। क्यों ट्रेनिंग देती है? ताकि ट्रेनिंग के बाद इस बंदे को वो एम्प्लॉयमेंट दे गवर्नमेंट में, यानी कि उसे गवर्नमेंट सर्वेंट बनाए। यानी जॉब से पहले ही गवर्नमेंट जो है एक बंदे को ट्रेनिंग देती है एक पर्टिकुलर ट्रेड में या बिजनेस में विद अ व्यू कि फिर उस बंदे को हम एम्प्लॉय करेंगे गवर्नमेंट सर्विस में, ठीक है। तो ड्यूरिंग सच सर्विस उसे वो कुछ मंथली रिन्यूमरेशन भी देते हैं, ठीक है, लेकिन वो रिन्यूमरेशन किसी सब्सटेंटिव वैकेंसी के अगेंस्ट नहीं होती है। वो एक पर्टिकुलर थोड़े से पैसे उसे मंथली दिए जाते हैं ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड सो दैट वो अपना खर्चा चलाए। उसके बाद नेक्स्ट कंपिटेंट अथॉरिटी एक ऐसी अथॉरिटी है जिसे किसी भी वर्क का पावर जो है डेलीगेट किया होगा, या अगर कोई कंपिटेंट अथॉरिटी नहीं रखी गई है तो गवर्नमेंट ही जो है उस टाइम पे खुद कंपिटेंट अथॉरिटी मानी जाती है। कंट्रोलिंग ऑफिसर वो ऑफिसर होता है जो कि एचओडी के सबऑर्डिनेट हो, ठीक है, यानी कि एचओडी के सबऑर्डिनेट जो भी ऑफिसर होते हैं उन्हें हम कंट्रोलिंग ऑफिसर्स कहते हैं। समझ आई बात? जैसे अगर एचओडी हुआ डायरेक्टर तो उसका सबऑर्डिनेट कौन होता है? डिप्टी डायरेक्टर्स होते हैं, तो हम डिप्टी डायरेक्टर को जो है, या ज्वाइंट डायरेक्टर्स होते हैं तो ज्वाइंट डायरेक्टर्स को या डिप्टी डायरेक्टर्स को हम कंट्रोलिंग ऑफिसर्स कहेंगे, ठीक है। सैलरी मींस सम ऑफ पे एंड एक्टिंग अलाउंसेस और चार्ज अलाउंसेस, ठीक है। पे और एक्टिंग अलाउंसेस या चार्ज अलाउंसेस को हम सैलरी कहते हैं। सैलरी में कोई भी लोकल अलाउंस, एचआरए, डेपुटेशन अलाउंस वगैरह इंक्लूड नहीं होता। पे पे होता है सम ऑफ इमोलमेंट्स या अमाउंट जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय ड्रॉ करता है मंथली, और उसमें क्या क्या चीजें आती है? सब्सटेंटिव पे उसका, ऑफिशिएटिंग पे, पर्सनल पे, स्पेशल पे। लेकिन अगर स्पेशल पे पर्सनल क्वालिफिकेशन के बिना पे दिया जा रहा है तो वो स्पेशल पे इस पे का हिस्सा नहीं बन सकता है, ठीक है। और अगर कोई और इन्वॉल्वमेंट या कोई और अमाउंट जिसको गवर्नमेंट ने क्लासिफाई किया है पे, तो वो इस पे के अंदर जो है काउंट किया जाएगा। मोस्टली हमें कंफ्यूजन होता है सैलरी और पे में, तो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ आएगा कि सैलरी के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं और पे के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद सबस्टेंटिव पे क्या होता है? सबस्टेंटिव पे जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपॉइंट होता है तो उस टाइम पे जो उसका पोस्ट दिया जाता है, अपॉइंट मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या बाय प्रमोशन, वो जिस पोस्ट के अगेंस्ट अपॉइंट होता है आइदर बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और बाय प्रमोशन, तो उस पोस्ट के अगेंस्ट जो पे लेता है उसे हम उसका सबस्टेंटिव पे कहते हैं, ठीक है। स्पेशल पे क्या होता है? एक स्पेशल नेचर का पे जो कि एक पोस्ट को, मैं ऐसे कहेंगे, पोस्ट को अटैच होता है इन कंसिडरेशन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड नेचर ऑफ वर्क और ड्यूटी ऑफ दैट पोस्ट। मतलब कि अगर एक पोस्ट है हमारे पास, कोई भी पोस्ट है, उस पोस्ट की जो ड्यूटीज है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड नेचर की है, काफी हार्श नेचर की है, तो उस पोस्ट को हम जो है एज एक स्पेशल तरीके से एक स्पेशल पे अटैच कर देते हैं। किस वजह से? इसी कॉम्प्लिकेटेड नेचर ऑफ वर्क की वजह से, यानी इस पोस्ट को जो ड्यूटीज है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, या इस पोस्ट का जो काम है काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो ओवर एंड अबव इसके पे के हम इसे एक स्पेशल पे भी अटैच कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स इसके जैसे पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी इन द सेक्रेटरेट या पोस्ट ऑफ डिप्टी कमिश्नर, उनको अपने पे के साथ साथ स्पेशल पे भी दिया जाता है। वो क्यों दिया जाता है? क्योंकि इन पोस्ट्स का जो नेचर ऑफ वर्क है काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। उसके बाद पर्सनल पे या पर्सनल अलाउंस, जिसे मोस्टली पर्सनल पे के नाम से ही जानते हैं। अगर कभी कभार एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उसका जो सबस्टेंटिव पे होता है उसमें उसे किसी वजह से लॉस हो जाता है। लॉस किस तरीके से? अगर रिविजन ऑफ पे हुआ और उसकी जो पे लेवल है या पे स्केल है वो चेंज हुई, और उस स्केल में वो अपने पहले पे से जो वो पहले अपनी प्रीवियस लेवल में या प्रीवियस स्केल में ड्रॉ कर रहा हो, उसको जो है एनहांस होने के बजाय उसका कम ही हो रहा है, तो उस टाइम पे उसे हम जो है पर्सनल पे दे देते हैं। या अगर कभी कभार जो है अगर हम नेक्स्ट लेवल में या नेक्स्ट स्केल में अपॉइंटमेंट कर देते हैं, उस टाइम पे कभी जो है पे में जो है इंक्रीज होने के बजाय वो वैसा ही रहता है या डिक्रीज हो जाता है, कम ही हो जाता है उस लेवल में, तो हम क्या करते हैं? काम पर्सनल पे दे देते हैं। या कभी कभार जो है सबस्टेंटिव पे का जो है रिडक्शन हो जाता है। रिडक्शन कैसे हो जाता है? अगर किसी सर्विस को दूसरे डिपार्टमेंट में मर्ज कर दिया, कभी किसी डिपार्टमेंट को जो है वो, या कभी किसी स्कीम के अंडर लगे हुए एम्प्लॉइज को, जो कि एक परमानेंट स्कीम तो होती है गवर्नमेंट की, उसके अंडर लगे हुए एम्प्लॉइज को जो है वो मर्ज कर देते हैं किसी और डिपार्टमेंट में, उस स्कीम को क्लोज कर देते हैं। तो उस वाइज स्कीम के एम्प्लॉइज को जब वो नए डिपार्टमेंट में अपॉइंट कर देते हैं, उसको वहां पे उन्हें जब वहां पे एब्जॉर्ब करना पड़ता है, तो उस टाइम पे उन एम्प्लॉइज का जो पे होता है, अगर वो वहां पे हायर पे ड्रॉ कर रहे होते हैं और इस नए डिपार्टमेंट में जिसमें उन्हें जो है डाला जाता है, वहां पे उस लेवल का कोई पोस्ट नहीं होता, तो उन्हें थोड़े से कम लेवल के पोस्ट पे एडजस्ट किया जाता है, तो ऑब्वियसली उनका पे जो है थोड़ा कम आ जाएगा। तो उस टाइम पे जो है उन्हें पर्सनल पे जो है प्रोटेक्शन के हिसाब से दिया जाता है, सो दैट उनका पे जो है वो प्रोटेक्ट हो जाए। प्रोटेक्शन के दो तीन तरीके भी है, उन्हें मैक्सिमम ऑफ दैट पोस्ट जो उन्हें इस नए डिपार्टमेंट में पोस्ट दिया जा रहा है उसके मैक्सिमम पे भी उनकी जो है बाय द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट उनकी फिक्सेशन हो सकती है। लेकिन अगर वैसा नहीं हुआ तो उन्हें पर्सनल पे दिया जा सकता है। तो पर्सनल पे तभी दिया जा सकता है जब कोई डिसिप्लिनरी एक्शन इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। इनिशियल पे मींस वो पे जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी फर्स्ट इनिशियल सबस्टेंटिव अपॉइंटमेंट पे लेता है। जैसे कि उसकी अपॉइंटमेंट होती है, उस अपॉइंटमेंट के टाइम पे जो पे, अपनी इनिशियल सबस्टेंटिव अपॉइंटमेंट के टाइम पे जो पे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दी जाती है उसे हम उसकी इनिशियल पे कहते हैं। विद दिस आज का लेक्चर हम इंक्लूड करते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।